हिंदुस्तान में किसी भी आदमी का कुछ हो ना हो, एक चीज बहुत बड़ी होती है। पता है क्या बड़ी होती है? बार लोग छोटी सोच के साथ में आरसीएम करने का डिसीजन लेते हैं, और वो छोटी सोच से आरसीएम में लंबे टाइम तक टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी दिन वहीं पे बैठे बैठे मैंने ये फैसला किया था कि मुझे आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना है। नहीं जानते होंगे तो परिचय से स्टार्ट करती हूँ। नमस्ते, मैं मधुसूदी फॉरबिस का नजरिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई वहीं पे कंप्लीट की, और बचपन से मुझे बताया गया था कि बेटा पढ़ो लिखो। क्लास की बच्ची जिसको लगता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसा कमाना ही है, क्योंकि बचपन से ही हमने वो मजबूरियां देखी थी। मेरे मदर फादर दोनों ही किराना का दुकान चलाते थे, और उस किराने की दुकान में सुबह 5 बजे दुकान खुलती थी। और वो 5 बजे दुकान इसलिए खुलती थी क्योंकि बगल में एक चाय की दुकान थी, और वहां पे 5 बजे या 4:30 बजे चाय पत्ती देने होता था। तो एक कस्टमर के लिए सुबह 5 बजे दुकान खुल जाती थी, और रात के 10-11 बजे तक वो दुकान चलती थी। और लगभग इतने घंटे काम करने के बावजूद भी कई बार पैसों के लिए संघर्ष करते हुए मैंने अपने माता पिताजी को देखा। और जब वो संघर्ष करते हुए मैं देखी, तभी मेरे माइंड में एक क्लियरिटी आ गई थी कि बेटा पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए जो करना पड़े, थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, जो करना पड़े, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंड में ये चीजें चली गई। अब पूछा गया पैसा कैसे आएंगे, तो ये चीज समझ में आ गया कि किराना दुकान से अच्छे पैसे नहीं आते, तो कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तो बिहार में तो थोड़ा सा, बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने पे फोकस किया। अभी गुंजन सर बोल रहे थे जिस चीज पे आप फोकस करते हैं, फोकस किया। तो 10th में टॉप 3 में से एक थी। 12th में पूरे स्टेट में टॉप 1% में थी। उसके बाद कुछ एग्जाम्स मैंने दिए। एग्जाम्स देने के बाद में जो अच्छा कॉलेज मिला वहां पे गई पढ़ाई के लिए। वहां पे रैंक अच्छी थी, स्कॉलरशिप मिल गई। 12th के बाद से ही पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट देने लगी। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। और जिस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम में थी, उसी टाइम पे मुझे ये चीज खनक रही थी कि यार पैसा कमाने के लिए इतना पढ़ना लिखना पड़ेगा, इतना वेट करना पड़ेगा, फैमिली को सपोर्ट कब करेंगे। मैं ग्रेजुएशन करूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीएचडी करूंगी, फिर जाके थोड़ा फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगी। तो मेरे पास में उतना समय था नहीं। मेरे को जल्दी पैसे कमाने थे, मेरे को जल्दी कुछ ना कुछ करना था। तो मैंने पहले तो ट्यूशन पढ़ाए थे, पर ट्यूशन से कितने पैसे आते हैं हम सभी को पता है। तो मैंने छोटे छोटे ट्यूशन तो पढ़ाए थे, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरे को इनकम चाहिए, इनकम को चाहिए। और कहते हैं ना, जिस चीज की खोज करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको मिलता है। पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन बात यह है कि रास्ते अवसर सबके पास में जाते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं। पर मैं इस बात के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे जब आज से मिला, भगवान ने इतनी बुद्धि दी, समझने की शक्ति दी कि मैं ये समझ सकी कि हाँ, ये काम मुझे शायद करना चाहिए। पर फिर भी विजन क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब कि करने का वो जो फास्ट करने का डिसीजन था ना, वो नहीं कर पा रही थी। और यहीं पे रोल आता है अपलाइन का। बहुत सारे लोग ऊपर नीचे चीजों को बातचीत करते हैं, पर विदाउट अपलाइन हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। और यहीं पे मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल आया। मेरी अपलाइन ने मुझे एक बड़े इवेंट में लेके गई। वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आई और मुझे पिकअप किया। पिकअप करने के बाद कोलकाता में उस टाइम पे एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था, और उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में मुझे ले जाके बैठा दिया गया। मैं नीचे बैठी थी, और नीचे बैठ के मैं लोगों का सेलिब्रेशन देख रही थी। और जैसे ही रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। मेरे को लगा कि यार, मैं नीचे बैठने के लिए तो नहीं बनी हूँ। क्योंकि मधु वो लड़की थी जो लड़की अपने 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बचपन से जिस भी स्कूल में रही, उस स्कूल में हमेशा स्टेज पे रही। अगर उस स्कूल में कोई बड़ा प्रोग्राम होने होता था ना, और बाई चांस मैं कभी स्कूल नहीं गई, तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफिस से कॉल चला जाता था कि मधु को भेजिए, एक प्रोग्राम है, उसका मंच संचालक उसी को करना है। तो मैं वो लड़की थी। और वैसी लड़की जो हमेशा स्टेज पे रही हो, उसको अगर आप नीचे बैठा दो तो तकलीफ तो होगी। तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई थी उस दिन। और मेरे को लगा था कि मधु, तुम नीचे बैठने के लिए नहीं बनी हो, तुम स्टेज पे जाने के लिए बनी हो। और उसी दिन वहीं पे बैठे बैठे मैंने ये फैसला किया था कि मुझे आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना है। कि आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए कितना पीवी का टर्नओवर करना होता है। उस टाइम तक मेरे को नहीं आइडिया था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। और मैं वहीं पे बैठे बैठे डिसीजन ले ली थी कि मेरे को आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना है। ये जो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, इसके बारे में मैं सोची तक नहीं। और थैंक गॉड, भगवान ने मुझे बड़ी सोच के साथ ही आरसीएम में पैदा किया। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, आरसीएम में लोगों को पैदा तो हो जाते हैं, पैदा मतलब मैं
कि लोग डिसीजन तो ले लेते हैं कि आरसीएम करना है, पर कई बार लोग छोटी सोच के साथ में आरसीएम करने का डिसीजन लेते हैं, और वो छोटी सोच से आरसीएम में लंबे टाइम तक टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरसीएम में अगर आप छोटी सोच के साथ में आएंगे ना, तो फिर आपको लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें जो संघर्ष करना होता है वो कभी भी बाहर के लोगों से ज्यादा संघर्ष नहीं करना होता है, हमेशा संघर्ष आपको अपने लोगों से करना होता है। और कहते हैं ना कि बाहर का युद्ध तो आप जीत लोगे, पर घर का जो युद्ध है वो सबसे ज्यादा आपको तोड़ता है। जब आपके घर में आपके मदर फादर, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन और वो दोस्त जो बोलते थे कि तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, और वो जब आधार कार्ड नहीं निकालते हैं ना, उस टाइम पे जो दिल टूटता है, उस दिल को कभी जोड़ नहीं पाते हैं लोग और आरसीएम छोड़ के चले जाते हैं। और थैंक गॉड मैं छोटी सोच के साथ में नहीं आई थी, तो दिल टूटा भी तो जोड़ना आसान था, क्योंकि दिल तोड़ने वाले लोगों की सोच छोटी थी, मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी आरसीएम में। दिल तोड़ने वालों का विजन कमजोर था, मेरा विजन बड़ा हो चुका था। और मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को बड़ा काम करना है तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने जब हॉल में बैठ के रॉयल्टी अचीवर बनने का डिसीजन लिया था, तब मैंने थोड़ी ना सोचा था कि मेरा दोस्त सपोर्ट करेगा तो हम बनेंगे। मैं तो बनी सोची थी कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगी। वो कंडीशन तो मैंने डाला ही नहीं था कि मेरा दोस्त सपोर्ट करेगा तब बनूंगी, ये सपोर्ट करेगा तब बनूंगा, ये सपोर्ट कर। मैंने जब गोल टारगेट सेट करते टाइम जब मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, तो टारगेट पूरा करते टाइम मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए। टारगेट लेने टाइम जो सोच के किया ना, उसी को कंप्लीट करना है, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद में बहुत सारे ऊपर नीचे चीजें हुई, और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ऊपर नीचे इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आपको मजबूत बनाना चाह रहा है। आज इतने अप्स डाउन्स मैंने देखे, ऊपर नीचे देखे, अरे हजारों रिजेक्शन मैंने बर्दाश्त किए हैं, तभी आज जाके हजारों की भीड़ में लोग मधु को खोजते हैं कि मधु के साथ सेल्फी लेना है। अगर हजारों रिजेक्शन नहीं झेला होता तो हजारों के बीच में मुझे कोई नहीं खोजता। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरी पिन लेवल उस लायक नहीं है जिस लायक लोग मुझे इज्जत देते हैं। मेरी पिन लेवल उस लायक नहीं है जिस लायक लोग मुझे प्यार करते हैं। लेकिन चूंकि मेरा संघर्ष ऐसा रहा है, इसीलिए लोग मुझे प्रेम करते हैं। क्योंकि लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपके पीछे की कहानी से प्यार करते हैं, और कहानी जिसकी जितनी जबरदस्त होगी उसकी सफलता उतनी जबरदस्त होगी। इसलिए कभी भी आपकी जिंदगी में संघर्ष आए तो आप ताली बजाओ खुद के लिए, क्योंकि आपका संघर्ष हो रहा है, यानी कि जितनी बड़ी संघर्ष होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सफलता की कहानी ऐसे बनाए कि लोग तालियां बजाते रहे। अरे किरदार ऐसे ही बनाओ कि आपकी किरदार खत्म होने के बाद भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, और वो संघर्ष से ही होगा। देखिए कोई भी आदमी ऐसी कहानी देखना पसंद नहीं करता जहां पे कोई विलन ना हो, जहां पे मारपीट ना हो, जहां पे एक दो आदमी ना मरे, है कि नहीं? कोई भी ऐसी फिल्म देखना पसंद करोगे? फिल्म तो वही अच्छी होती है जहां पे हीरो दो बार मर के जिंदा हो जाता है, राइट? और यहाँ पे हम एक दिन भी नहीं मरना चाहते, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए ताली बजती रहे, तो नहीं होने वाला। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मधु ने टारगेट लिया था, बड़ा टारगेट लिया था। मधु ने टारगेट ही यही लिया था कि मधु को रॉयल्टी अचीवर बनना है। और उस टाइम पे टारगेट लिया था जिस टाइम पे मधु को पता नहीं था कि रॉयल्टी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना टर्नओवर करना पड़ेगा। और उस बड़े प्रोग्राम से आने के बाद में रात भर नहीं सोई थी। अगर कोई बड़े प्रोग्राम से आने के बाद में आप सो जा रहे हो, मतलब उस प्रोग्राम का कोई असर ही आप पे नहीं हुआ, वो डोज काम ही नहीं किया आप पे। आपके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई दिक्कत है, उसको चेक कराने की जरूरत है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े फंक्शन में गए, इतने लोगों का सेलिब्रेशन देखे, इतना एक्साइटमेंट था, इतनी एनर्जी थी, इतना कुछ था, और उसके बाद में आप आगे सो गए। आपने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, अपलाइन से काउंसलिंग नहीं की, कोई टारगेट नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पे उस प्रोग्राम का कोई डोज का इफेक्ट ही नहीं पड़ा। भगवान की शुक्र ही, भगवान की दया थी, मेरे पे हर इवेंट का असर पड़ता है। आज भी आज भी आरसीएम में अच्छी इनकम होने के बावजूद भी, इमरोल लेवल पे होने के बावजूद भी, आज भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसके बाद वाली रात को मुझे नींद नहीं आती।
ये उज्जवल पाटनी सर का प्रोग्राम हो। उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई, मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी। मैं रात को 2 बजे अपनी टीम के एक व्यक्ति को मैसेज की हूँ कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या मैं सीखी हूँ। मैंने अपने ग्रुप में कई बार 12-1 बजे रात को मैसेज किया, जबकि मैं दिन भर जगी हुई थी, दिन भर प्रोग्राम में दोनों सेशन में थी, 2 रात से नहीं जगी थी क्योंकि फ्लाइट रात को थी, स्टिल नींद नहीं आई। मतलब कि डोज मेरे पे ठीक ठाक काम कर रहा है बड़े प्रोग्राम का। अगर आज भी काम कर रहा है तो आप लोगों को भी काम करना चाहिए, राइट? तो उस तरीके से करना ही चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया, बड़े प्रोग्राम अटेंड किया, सीखने पे बहुत फोकस किया। एक चीज मेरे को क्लियर थी कि मैं कभी भी, मैं आज अभी आपको बोली ना कि मैं 10th में टॉप 3 में थी, उसके बाद 12th में टॉप 1% में थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं कोई टैलेंटेड लड़की नहीं हूँ। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं जो कि टैलेंट के दम पे उसका बहुत अच्छा मार्क्स आता है, और दूसरी तरह के स्टूडेंट होते हैं जिसका मेहनत के दम पे मार्क्स आता है। तो मैं वो सेकंड टाइप की कैटेगरी वाली लड़की हूँ। मेरे में टैलेंट ज्यादा नहीं था, पर मेरे को मेहनत करना आता था। एक बार एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मैथ्स के एक मेरे टीचर थे, अमरेश देव नाम था उनका, और एक बार उन्होंने टेस्ट लिया था, और नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता था कि मार्क्स मेरा ठीक ठाक रहता था। मेरे फेवरेट टीचर में से एक थे वो। उन्होंने एक चैप्टर का मार्क्स लिया, टेस्ट लिए थे क्लास में, और क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं थे, और उस टेस्ट में मेरा जो नंबर था एक लड़के से कम आ गया था, और सर ने आंखों ही आंखों में मुझे ताना मार दिया था। सर कुछ बोले नहीं, पर जब उसका कॉपी चेक कर रहे थे तो उसकी कॉपी में कुछ अलग चीज लिखे, वो एक अच्छा भारी भरकम एक्सेलेंट टाइप का लिखे, और मेरा सेकंड पोजीशन होने के बाद भी, मुझे अच्छा मार्क्स आने के बावजूद भी मुझे मेरे कॉपी में अच्छे से नहीं लिखे थे। तो उन्होंने आंखों ही आंखों में मेरे को ताना मार दिया और मेरे को बता दिया कि तुम अच्छा नहीं करते हो। और मेरे को दिल पे बात लग गई, मैं बोली कि यार ऐसे कैसे। उसके बाद में आई, और उसी दिन सर ने अनाउंस किया कि दूसरा टेस्ट होगा, और वो टेस्ट पता है किस चैप्टर का रखा? चैप्टर का जिस चैप्टर में मैं कमजोर थी, क्योंकि टीचर को पता होता है कि आपका कहाँ पे क्या ऊपर नीचे चल रहा है। जैसे आपकी अपलाइन को सब पता होता है, आपकी अपलाइन को पता होता है कि इसका सेलिंग कमजोर है कि प्रोस्पेक्टिंग कमजोर है कि फॉलोअप कमजोर है, क्या कमजोर है, आपकी अपलाइन को सब पता होता है। उसी तरीके से मेरे उस टीचर को पता था कि मेरा कौन सा चैप्टर कमजोर है। उन्होंने उसी चैप्टर का टेस्ट लिखा, और उसके बाद में अनाउंसमेंट कर दिया कि इस चैप्टर में जो अच्छा करेगा उसको ऐसे ऐसे करेगा। और एक टेस्ट में तो बेइज्जती हो ही गई थी, और मैं वैसी लड़की हूं ना जो बेइज्जती का बदला लेती है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार बेइज्जती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आंखों ही आंखों मेरी बेइज्जती कर चुके थे। उसके बाद गई मैं मेहनत करना स्टार्ट की, चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर करती गई। रात भर प्रैक्टिस करती थी, एक क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस करती थी, मन हो नहीं हो करती रहती थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक बुक खत्म किया, दूसरा बुक खत्म किया, तीसरा बुक खत्म किया। सबसे हार्डेस्ट, सबसे वो चीज जो मुझे नहीं आती थी उसका टेस्ट हुआ, और 100 में 100 नंबर लेके मैं आई। उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया था कि मेहनत करने से सब कुछ संभव है, और उसी टाइम से मैंने उस चीज पे ही फोकस किया कि मैं जब भी मैं मेहनत करूंगी तो चमत्कार होंगे। लोग पता है चमत्कार आसपास अगल बगल ढूंढते हैं, चमत्कार आसपास नहीं है भैया, लोग दीदी लोग, चमत्कार आपके अंदर मेहनत में है, आपकी फोकस में है, और आप कर सकते हो। दिक्कत क्या है पता है? हम काम कम करते हैं और ज्यादा उम्मीद करते हैं, जबकि आपको ज्यादा काम करना है, उम्मीद कम करना है। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं। और भगवान की दया थी या कुछ भी बोले, मेरा परवरिश ऐसा हुआ या मुझे ऐसा गाइडेंस मिला कि मैंने मेहनत ज्यादा की, उम्मीद हमेशा कम की। क्योंकि स्टोरी कॉलेज टाइम की चल रही है, स्कूल टाइम की चल रही है, तो एक और स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज में जैसे ही आई थी, फर्स्ट ईयर में थी, और फर्स्ट ईयर में जो होता है वो फ्रेशर पार्टी हम लोगों का होता है। उस फ्रेशर पार्टी से पहले कुछ कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में देखा जाता है किसको मिस फ्रेशर बनाना है, किसको मिस्टर फ्रेशर बनाना है, किसको क्या बनाना है, इस तरीके से। तो पहला सेशन हुआ था जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हुई थी। तो उस सेशन में मैंने पार्ट किया, और मैं खेलने कूदने में ठीक ठाक थी, एथलीट थी मैं उस टाइम पे। तो मैंने उसमें पार्ट किया, और उस वाले पार्ट में फिजिकल एक्टिविटी में मैं ठीक ठाक परफॉर्म की थी। ठीक ठाक था क्योंकि दौड़ना आता था, हाइट ठीक ठाक थी, सब कुछ मैं अच्छा परफॉर्म कर दी थी। और उसके बाद का जो प्रोग्राम था, किसी में डांस था, किसी में गाने थे, किसी में कुछ थे, तो उसमें मैं किसी में पार्ट ही नहीं ली, क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ भी। मेरे को एक ही चीज आता था, कूदना फांदना, वो वाला करके बाकी सब छोड़ दी मैं। उसके बाद फ्रेशर का दिन आया, तो फ्रेशर पार्टी में हम लोग गए। वहां पे मैं सबसे साइड में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं है, मैंने तो किसी में पार्ट लिया ही नहीं। उसके बाद उसमें एक अवार्ड होता है, दैट इज मिस चैंपियन।
और मिस चैंपियन में ऊपर से स्टेज से नाम आया कि मिस मधु आप यहाँ पे आ जाइए, और मैं वहां पे बैठ के इस आसपास देख रही हूँ कि अपने बैच में और कौन है मधु। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने परफॉर्म किया, मेहनत किया, काम किया, पर उम्मीद नहीं की थी। तो जब वो ट्रॉफी मिला मेरे को अच्छा लगा। लेकिन पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ गुंजन सर, हमारे आरसे में टोटली उल्टा है। हमारे आरसे में पता है क्या, लोग 2 प्लान दिखाएंगे और 5 ज्वाइनिंग की उम्मीद करेंगे, उसके बाद रोना धोते रहेंगे कि यार कुछ आता नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं होता है। हमारे यहाँ पे लोग गोल्ड में ये उम्मीद करने लगते हैं कि मुझे स्टेज पे 15 मिनट भाषण देने के लिए क्यों नहीं मिला। बिगनर ये उम्मीद करने लगते हैं कि मेरे को स्टेज पे 1 माला क्यों मिला, मेरे को तो 2 माला मिलना चाहिए था। और इसी सब कारण में, इसी सब चक्कर में लोग इतने फंसे हुए हैं कि वो बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम बाहर में 12-12 घंटे मेहनत करते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं भी मिलता है। उस छोटे से एडजस्टमेंट वाली लाइफ में, कंप्रोमाइज वाली लाइफ में हम जीने के लिए मजबूर हैं। बट आर्ट्स में कई गुना ज्यादा मिलता है, पर हम उससे कई गुना ज्यादा खोजते हैं। बिगिनर की पिन में 4 माला खोजते हैं, 2 प्लान दिखा के 5 ज्वाइनिंग की कभी उम्मीद करने लगते हैं, 4-5 महीने काम करते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि 4-5 महीने तो काम कर लिया, अब मेरा डाउनलाइन क्यों नहीं काम कर रहा है। रॉयल्टी के बाद सोचते हैं कि यार मेरा डाउनलाइन अब काम करे, मैं फ्री हो जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। ये सब जो छोटी मोटी चैलेंजेज है ना, इसके कारण से ही लोग यहाँ पे नाकामयाब होते हैं या लटके रहते हैं। लटके रहने का मतलब क्या है कि हम जिस पोजीशन तक हैं। तो ये सब ये बताना चाहती हूँ, मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं हमेशा ज्यादा मेहनत करके भी कम उम्मीद करती थी, और जब वो मिलता था तो ज्यादा खुशी मिलता है। लेकिन हम लोग कम मेहनत करके ज्यादा उम्मीद करते हैं, और तब जाके अगर वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो हमें दुख होता है, और दुख होता है तो फिर हमें लगता है कि यार से हम काम नहीं कर पाए। तो आप मेहनत पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। मैंने हमेशा सीखने पे फोकस किया। जिस टाइम पे मेरी इनकम 20,000 रुपये महीने की थी, उस टाइम पे मैं 36-36 हजार रुपए का कोर्स खरीद लेती थी, ताकि मैं सीख पाऊं कि कैसे बिजनेस को करते हैं, कैसे पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, कैसे लीडरशिप रोल निभाते हैं, कैसे टीम में ग्रोथ लाते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं। और हमारे यहाँ पे जिसकी इनकम 20,000 रुपया है, अगर उनको बोल दिया जाए कि भैया लीडरशिप एलटीपी प्रोग्राम है और 500 का टिकट है, उस 500 की टिकट देने में लोगों को 500 बार यहाँ पे दिल में धक 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 होने लगता है। क्योंकि सीखने पे फोकस ही नहीं है, क्योंकि सीखने का माइंडसेट ही नहीं है, और इसी कारण से हम ग्रोथ में नहीं है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अभियान है, पहले हम लोग बिजनेस बोलते थे, ये पूरा का पूरा अभियान लीडरशिप रोल का है। एंड इफ यू आर नॉट बिल्डिंग योर लीडरशिप, अगर आप अपने लीडरशिप को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार नहीं कर पाएंगे, और फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये लीडरशिप 1-2 दिन में नहीं आती है भैया लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत घिसना पड़ता है, बहुत लगड़ना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी चीजों और बड़ी बड़ी चीजों को सीखना पड़ता है, तब जाके आप लीडरशिप रोल में आते हैं, लीडरशिप में आते हैं। क्योंकि लीडरशिप यहाँ पे किसी चीजों को संभालने का नहीं है और किसी मशीन को संभालने का नहीं है। क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, मान लीजिए कोई रेलवे में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, या कोई किसी और सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो बेसिकली आप रेल के किसी चीज को हैंडल करोगे, रेल चलाओगे या कोई और चीज को आप चलाएंगे इस तरीके से। बैंकिंग में है तो आप पैसे गिनने का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एमएलएम में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, आप आरसीएम में है, तो आप लोगों को चलाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी के टाइम पे जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में अगर 2 भाई हैं, 2 भाई की अलग अलग शादी हो गई, तो 2 भाई शादी के बाद एक साथ नहीं रहते, 2 घर बन जाता है, 2 किचन बन जाता है, राइट। यानी कि 2 परिवार, परिवार का 2 भाई जो बचपन से खेला कूदा है, एक दूसरे के लिए बचपन में जान देने को तैयार था, अभी वो एक किचन शेयर नहीं कर पा रहा है। हम उस हिंदुस्तान में हैं अभी। और उस हिंदुस्तान में जहां 2 लोग, अपने परिवार के लोग साथ नहीं रह पा रहे, वहां पे आप 100 लोगों की टीम एक साथ हैंडल कर रहे हैं, और उसमें भी 100 लोग अलग अलग फैमिली की, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग एज ग्रुप के, कोई शहर से, कोई गांव से है, किसी को इंग्लिश समझ में आता है, किसी को हिंदी समझ में आता है, किसी को भोजपुरी समझ में आता है, किसी को गुजराती समझ में आता है, किसी को मराठी समझ में आता है, किसी की परवरिश अलग जगह से भी, सब कुछ अलग है। और भैया आपको उस 100 लोगों को एक साथ बटोर के एक साथ लेके चलना है, तो जरा सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना माथापच्ची होता होगा, कितना ज्यादा टफ काम है।
पर इस सब काम को भी मुस्कुराते हुए आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो लीडरशिप का गुण आएगा। और वो सीखने के लिए क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या वो सीखना नहीं पड़ेगा? क्या उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा? क्या उसका प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा? और हमें जब आप अपलाइन होते हो ना, तो आप अपलाइन होते हो तो कहते हैं यहाँ पे अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है माँ और बेटे का समान होता है। बेटा कपूत सुना है, पूत कपूत सुने हैं, पर माता सुनी ना कुमाता। ये वाला लाइन इंडिया में फेमस है। मतलब कि डाउनलाइन गलती कर दे तो चलेगा, पर अपलाइन गलती नहीं कर सकते। तो आप उस रोल में हो कि आप अपलाइन हो, तो आपको बड़े सोच समझ के सबको हैंडल करना है। तो आपको एज ए अपलाइन बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, और आसान है। अगर आप प्रेम से सीखे, अगर आप प्रेम से चीजों को लेके चले तो बहुत आसान है। तो बड़ा सोच करके सीखने वाले फेज को लेके काम करना है। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि बड़ा टारगेट क्यों लेना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके कुछ चीजें डेटा के साथ आपको बताना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि सर, एक मार्केट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। वो कहाँ, वही वहां पे कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। उस ट्रेडिशनल मार्केट में, उस जॉब में सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस सेक्टर में 5,000 रुपये कमाने क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या सर? हाँ, उसमें तो इजी है। इजी है ना? पांच यस। हजार कमा सकते हैं। कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर लिया, कहीं पे ठेला लगा लिया, कहीं पे कुछ कर लिया, ट्यूशन पढ़ा लिया। अगर दिन भर ट्यूशन भी कोई बच्चा पढ़ा लेता है तो वो महीने का 5,000 तो कमा ही सकता है। यस और नो सर? यस। यस। 10,000 रुपये। 10,000 उससे थोड़ा और मुश्किल लगता है, 5,000 से ज्यादा थोड़ा मुश्किल है। हाँ। ट्रेडिशनल मार्केट में 20,000 कमाना और मुश्किल है। और मुश्किल है। 50,000, ये भी और उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये मुश्किल हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको 1,00,000 रुपया कमाना है बाहर में जॉब से या कोई काम करके, तो यहाँ तो पीढ़ियां निकल जाती है। पीढ़ियां निकल जाती। अगर मैं 2 लाख बोलूं तो? ये तो लोगों की सोच ही नहीं बनती ट्रेडिशनल मार्केट में। 5 लाख बोलूं तो? इसलिए नहीं, सोच ही नहीं बनती। और ऐसे अगर बढ़ती रहूं मैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि जूम मीटिंग से भागना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैडम पगला कर रही है, पता नहीं क्या क्या बात कर रही है ना? है ना? यस, यस। तो देखिए, बाजार में क्या है, मार्केट में क्या है, 5,000, 10,000, 20,000, यहाँ तक लोग कमा ही रहे हैं। ये आसान ही है। लोग कमा ही रहे हैं, छोटा मोटा काम करके, कुछ चीजें करके। कोई भी आप काम करोगे, 5,000, 10,000, 20,000 कमाना आसान ही है। सही बोल रही हूँ गुंजन सर? यस, यस। सही। अगर मैं बात करूं आरसीएम की सर, तो फिर क्या होता है? आरसीएम में जो पहला 5,000 है ना, वही कमाने में पसीने छूटते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? राइट है। अब ये 5,000 जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे ये आसान होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये थोड़ा टफ होता है। इससे जो नीचे आता है ना, 2 लाख, 5 लाख, ये इम्पॉसिबल सा होने लगता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस। बहुत लोगों के इम्पॉसिबल सा होने लगता है। ये है बाहर की भाषा। समझने की कोशिश कीजिएगा, लोग आश्रम छोड़ के क्यों जाते हैं। आश्रम छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि बाहर में 5,000, 10,000, 20,000 कमाने हुए लोगों को देखते हैं कि लोग कमा लेते हैं। यार भाई, कोई भी काम करते हैं, 5,000, 10,000 कमा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आश्रम में वो आते हैं, तो वो 5,000 की इनकम लेने के लिए, मतलब कि ओपनर, ईगल, ये इनकम लेने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बोलेंगे कैसी मेहनत? तो देखिए, पहले तो माइंडसेट पे काम करनी पड़ती है कि आपको आरसीएम करना है। और पीछे में बहुत सारे लोग हैं मना करने के लिए। आपके पति, आपके दोस्त, आपके पत्नी, आपके माता पिताजी, आपके सब लोग मना कर रहे हैं। और उस ना से आपको निकलने में बहुत एनर्जी लग रही है, मतलब सब लोग पीछे खींच रहे हैं, पर आप बोलो नहीं मेरे को करना है। उसमें भी तो ताकत जा रही है। जब आपने डिसीजन लिया कि मेरे को आरसीएम करना है, उसके बाद अपलाइन बोलते हैं चलो ठीक है, प्लान सीखो, कैसे बताना अभियान के बारे में। अब एक आदमी जिसने 10 साल पहले पेन छोड़ दिया है, वो पेन को पकड़ा ही नहीं है। वो बस पेन को कब पकड़ता है? जब उसको बैंक में जाके साइन करना होता है। उसके अलावा वो पेन पकड़ता ही नहीं है। अगर आप उसको बोल रहे हो चलो कॉपी लो, डायरी लो, पेन लो और पकड़ो, प्लान के बारे में सीखो, तो वो लोग लगता है कि यार फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनको सेमिनार में लेके आओ, उनको बोलो कॉपी डायरी पेन लेके लिखो, तो बोले कि डायरी पेन लेके आना होता है सर, हम तो ऐसे ही आ गए सिनेमा देखने के लिए। तो हर एक चीज में संघर्ष है यहाँ पे, राइट? प्लान सीखना होगा, प्रोडक्ट सीखना होगा, लोगों का नाम सुनना होगा। और जब आदमी, हिंदुस्तान में किसी भी आदमी का कुछ हो ना हो, एक चीज बहुत बड़ी होती है। पता है क्या बड़ी होती है? ये
उसकी नाक बहुत बड़ी है, मतलब जेब में पैसे नहीं है, लेकिन किसी ने, अगर दो लोगों ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे आरसीएम, आज तो मेरी नाक कट गई। और मेरे को ना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं चूंकि आरसीएम थोड़ी कम उम्र में आई थी, तो जब कोई ये बोलता था ना कि मेरी नाक कट गई, तो मेरी नजर उसके नाक पे जाती थी सीधे और मैं उसके नाक को घूरती रहती थी। क्या नाक कट गई मतलब? एक मिडिल क्लास आदमी के पास में कुछ हो ना हो, लेकिन बोलता है कि मेरे पास में बहुत इज्जत है। मतलब उनको लगता है कि अंबानी, अडानी, टाटा, इन सभी से बड़ी इज्जत उनकी ही है। लेकिन मैं और सभी लोग पूछते हैं कि ये इज्जत आरसीएम में जब ना सुनते हैं तभी याद आती है, कि जब दूध वालों का पैसा बाकी रहता है तब भी याद आता है, जब बच्चे को सरकारी स्कूल में डालते हैं तब भी याद आता है, जब अच्छे डॉक्टर के पास इलाज नहीं करवा पाते तब भी आता है, जब घर सही समय पे नहीं बनवा पाते तब भी याद आता है, जब बच्चा कोई डिमांड करता है तब भी इस इज्जत की बात आती है, याद की नहीं आती है? कि बस आरसीएम करने के टाइम में, लोगों को प्लान दिखाने के टाइम में, फॉलो अप करने के टाइम में, लोगों का बार बार ना सुनने के टाइम पे ही लोगों की इज्जत की बात आती है। दिक्कत तो यही है कि आरसीएम में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कहाँ संघर्ष करना और कहाँ समझौता करना है, और जहां संघर्ष करना है वहां समझौता करते हैं, और जहां समझौता करना है वहां पे संघर्ष करते रहते हैं। लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं 10, 20, 50 हजार कमाने के लिए, लेकिन 5 साल अगर भाग जाए तो 5 लाख पे पहुंच सकते हैं, इसकी कोई आइडिया ही नहीं है। और लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मैं मुंबई गई थी और मैं वहां पे 3 दिन में रही वहां पे, और 3 दिन में लगभग मैं 3 बार लोकल ट्रेन गई, और वहां पे सब टाइम सुबह शाम लोगों को भागते भी देखी मैं। लोग चलते नहीं वहां पे, आप खड़े रहोगे ना, लोग भागते हैं। मेरे को कोलकाता मेट्रो का, कोलकाता लोकल का अच्छा खासा आइडिया था, स्टिल मैं वहां पे पहुंची ना, तो मेरे को क्रॉस करने में सोचना पड़ता था कि लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और मेरे को चिंता थी कि मैं अगर क्रॉस करूँ कोई गिर ना जाए। लोग भाग रहे हैं, और भैया लोग, ये एक दिन की बात नहीं है, वो हर दिन भाग रहे हैं। और क्या हम सच में इस जीवन में भागने के लिए ही आए हैं? तो आरसी में पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि लोग जब बड़ी सोच के लिए नहीं आते हैं ना, तो जब वो बड़ी सोच के लिए नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि भाई 5 हजार के लिए इतना आरसी में मेहनत करना पड़ता है, इससे अच्छा तो यही पे कमा लेते हैं। और जब उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, रिजेक्शन है, तो लोग यहाँ से यहाँ पे स्विच कर जाते हैं। और इसीलिए लोग छोड़ के भागते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि इस 5 हजार में और इस 5 हजार में क्या अंतर है। ये 5 हजार, भैया लोग, ये 5 हजार नहीं है, ये 5 हजार तो स्कॉलरशिप है जो आरसीएम सीखने पे आपको मिल रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 5 हजार स्कॉलरशिप है जो आपको आरसीएम सीखने पे मिली है। ये तो बस अभी आप आरसीएम को सीखे हो, ये बेस बना है, इसके बेस पे आप बड़ी 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 इनकम ले पाएंगे। अब जो ये 5 हजार करते हुए समझ गया कि ये 5 हजार ये मेरी आरसीएम में इनकम नहीं है, ये मेरी स्कॉलरशिप है जो कंपनी ने मुझे दी है, कि मैं अब आरसीएम सीख चुका हूँ। सीख चुका है मतलब अब मेरे को प्लान आता है, प्रोडक्ट आती है, रिजेक्शन फेस करना आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, और सारी चीजें आती है। नाउ आई एम रेडी टू डू आरसीएम। ये वाला फर्स्ट स्टेप है। ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखने का पैसा मिला है आपको, आपको काम करने का पैसा नहीं मिला, ये स्कॉलरशिप आपको मिला है। राइट? अब ये 5 हजार में आपने सीख लिया सब कुछ। अब जब सीख लिया, इस 5 हजार का नेटवर्क बना लिया, तो अब आपके टीम में कोई ना तो कोई होगा, जब आप यहाँ पे 5 हजार कमाए हो तो कोई ना कोई तो होगा जिसको 500 गया होगा, किसी को 700 गया होगा, किसी को 800 गया होगा, किसी को 1000 गया होगा। राइट? गया होगा ना? गुंजन से यस सही बोल रही हूँ? यस यस। अब ये 1000 वाला कोशिश करेगा ना कि आपको 5 हजार आया है तो मेरे को भी 2000 आ जाए। तो जब ये 1000 वाला मेहनत करेगा, जब ये 500 वाला मेहनत करेगा या करेगी, ये 700 वाली जब मेहनत करेगी, 800 वाली जब मेहनत करेगी, तो इस 5 हजार को 7 हजार में तब्दील होने में क्या सेम मेहनत लगेगी कि उससे कम मेहनत में अब हो जाएगा? थोड़ा सा कम मेहनत में होगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सब लोग एग्री करते हैं ना? तो 5 हजार कमाना बहुत टफ होगा, लेकिन अब चूंकि आप सब कुछ सीख चुके हैं, अब आपको प्लान समझ में आ चुका है, अब आपको सब कुछ गेमिंग पता चल गया क्या करने से क्या आता है, तो आप 5 हजार से 7 हजार जाना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। सही बोल रही हूँ गुंजन सर? यस यस।
और जब यहाँ पे पहुंचेंगे, जैसे आप पहुंचे, आपको एक अचीवर बने और आपके टीम में कोई पे कोई सेमिनार हुआ, और जब सेमिनार हुआ तो आप स्टेज पे गए, और स्टेज पे गए तो आपकी पिन का सेलिब्रेशन हुआ, और सेलिब्रेशन होके आपकी जब गले में माला पड़ी, और आपकी फैमिली जो इधर एक वाइफ खड़ी थी, इधर आपके बच्चे खड़े थे, जब उस वाइफ ने और बच्चे ने देखा, बोला कि अरे काम तो सही कर रहा है, हम भी लोग डाउट कर रहे थे इसके काम पे। आज तक के काम में इनको कोई इज्जत नहीं मिली, आज आश्रम में 2-3 महीने में इन्होंने 7,000 की इनकम ली और इनको इज्जत मिल रही है, मतलब काम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो पहले जो वाइफ आपके लिए दरवाजा नहीं खोलती थी रात को लेट से आने पे, या अगर आपके हस्बैंड जल्दी ऑफिस से आ जाते थे और सही टाइम पे चाय नहीं मिलने पे आप पे गुस्सा करते थे, अब वो हस्बैंड बोलने लगे हैं कि ठीक है लेट हुए कोई बात नहीं, मैं पानी पी के बैठा हूं तो आराम से चाय बना ले, तो और ताकत मिलेगी ना काम करने में। तो इस 7,000 से 10,000 में आने में अब आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, तो 10,000 कमाना और आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस। सही बोल रही हूँ? अब जब 10,000 आया और टीम बनी थोड़ी सी और अच्छा हुआ, 10,000 से 20,000 कमाना और आसान हो जाएगा। यस सही बोल रही हूँ? अब यस। जैसे 20,000, 25,000, 30,000 की इनकम आई, मतलब स्टार या रॉयल्टी की इनकम आई, अब और अच्छा सेलिब्रेशन और इज्जत और एक्सेप्टेंस। अब जो लोग बोलते थे पहले जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते थे कि भाई पहले तू चेक बना ले फिर मैं आऊंगा, अब आप उसको चेक दिखाते हो कि ले भैया बन गया मेरा 20,000 का चेक, चल आप ज्वाइन कर, चल आप काम कर, चल आ गई रॉयल्टी, अब आप रॉयल्टी कर। तो अब क्या होगा, टीम में कुछ स्टार्टअप होंगे, कुछ अच्छे से चीजें होंगी, सिस्टम बिल्डअप होगा। और मैं सही बता रही हूँ मैं अपने बारे में, मैंने 20,000 रुपये आरसीएम से कमाने के लिए जो नाक लग रही हूं ना, जो लगर के मेहनत की हूँ, वो मेहनत, उसका 50% भी मेहनत नहीं हुआ होगा, मेरा चेक 50,000 का हुआ था। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेहनत करने का रूप बदल जाता है। यहाँ पे यही वाला है ना, इम्पॉसिबल सा लगता है, लगता है चेक आएगा नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। यहां तक आते 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 आपको लगता है कि चलो अच्छा हो गया, फिर इस 20,000 से 50,000 करना थोड़ा और आसान हो जाता है। प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में बातों को मेरा पकड़िएगा, आसान है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, सिस्टम प्लस काउंसलिंग, ये चारों चीजों की बात है। अगर आपका सीखने पे फोकस है तो अब आपका 50,000 आसान हो जाएगा। आरसीएम ही है जहां पे जो टफ इनकम होती है वो इनकम कहीं ना कहीं आसान हो जाती है, और 50,000 से फिर 1 लाख आसान होने लगता है, 2 लाख आसान होने लगता है, 5 लाख आसान होने लगता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिनको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए इमरोल्ड पोजीशन पे हूँ, मेरी कोई ना कोई अपलाइन होगी जो रूबी या स्टार रूबी की पोजीशन पे होंगी होंगी। यस अब जो स्टार रूबी की पोजीशन पे है, मान लीजिए उनका इनकम कुछ है, मान लीजिए छोटा सा इनकम, मान लीजिए 5 लाख की इनकम है, मान लीजिए छोटा सा इनकम बोल रही हूँ, 5 लाख की इनकम है, 5 लाख पे वो है, मैं यहाँ पे 2 लाख की इनकम पे मान लीजिए हूँ, तो मेरे टीम में कोई ना कोई 80-90 हजार की इनकम पे होंगे। अब 80-90-30-40-50 हजार की इनकम वाले जब काम करेंगे तो ये 2 लाख वाला आसानी से स्मार्ट वर्क करके ये 3 लाख में तब्दील हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस। जैसे ही 3 लाख 4 लाख में तब्दील हुआ तो वो जो 5 लाख वाला बंदा है वो अपने आप 7 लाख पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? उस 5 लाख से 7 या 8 लाख पहुंचने में उन्होंने कितनी मेहनत की है? ऑलमोस्ट नो। काउंसलिंग की होंगी, सेमिनार की होगी, थोड़ी ट्रेनिंग की होंगी, तो आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, ये बताइए? आसान हुआ ना। तो लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि लोगों को जो इम्पॉसिबल सा दिखता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला चीज थोड़ा आसान होता है भैया लोग। और आप ये 5,000 कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप इस आसानी तक पहुंचने के लिए आरसीएम में काम कर रहे हो। और जिनको ये बात समझ में आ जाती है ना, वही इस 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 में टिकते हैं। अदरवाइज लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ चले जाते हैं, ये जानते हुए कि वो जिंदगी भर इसी में झूला झूलेंगे, कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया, आपने इसको बर्दाश्त कर लिया, इसके संघर्ष को बर्दाश्त कर लिया, इस पत्थर की मार को सह लिया, उस रिजेक्शन को फेस कर लिया, उस टफ टाइम में जहां पे सब लोग बोलेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, उस टफ टाइम में हिम्मत बांध करके अपना पूरा जोर लगा के 20,000, 25,000 तक टिक गए ना, तो मैं 100% बोलती हूँ कि 1 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा, 5 लाख भी आएगा।